हूँ हेमंत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में देखा था कि इनके जो नगर नियोजन थे किस तरीके से इन्होंने अपने नगर को बसाया हुआ था, और आज की क्लास में देख लेते हैं कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। यह वीडियो टू द पॉइंट चल रहा है, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हीं के बारे में चल रहा है। तो राजनीतिक व्यवस्था में यदि बात करें, जो पहला फैक्ट है वो है कि हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। अब कहने का मतलब समझिए दोस्त कि जब तक कि कोई भी एक मालिक नहीं होगा तो एक फैमिली चलना मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे तो ये देखा जाए तो इतना सिस्टमेटिक तरीके से पूरे के पूरे शहर बसे हुए थे, तो देखने से ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा ये राज्य था, जो पूरा इसकी संस्कृति थी, ये किसी एक मालिक या एक मुखिया से संचालित होती थी। अगले फैक्ट की बात करें वो है कि हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। चूँकि हड़प्पा वासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिज्य वर्ग के हाथों में ही था। अभी तक में जो भी साक्ष्य मिले हुए उन साक्ष्यों से ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वास्तविक रूप से ये जो राजनीतिक व्यवस्था थी, ये राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती थी। लेकिन ऐसा माना जाता है चूँकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यानी कि वाणिज्य की तरफ में आकर्षित थे, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो शासन का बागडोर रही होगी, जो शासन करने वाले लोग रहे होंगे, वो वणिक वर्ग, वणिक का मतलब कि जो खरीदने बेचने का काम करते हैं, जिसे कह सकते हैं बनिया वर्ग के हाथों में रहा होगा। अगला फैक्ट है कि व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के सभी के लोगों शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। व्हीलर एक इतिहासकार है, इन्होंने माना कि जो सिंधु प्रदेश के लोग थे उनके समय में जो शासन था वो मध्यम वर्गीय लोगों के हाथ में था और जनतंत्रात्मक था। और जनतंत्रात्मक होने के साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पे धर्म की महत्ता थी, यानी कि धर्म को भी लोग उतनी ही इम्पोर्टेंस देते थे। इस बात को भी व्हीलर स्वीकार करते हैं। एक अगले इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। पुरोहित वर्ग का मतलब कि जो पूजा पाठ कराते हैं, पंडित वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, उनका इसमें ज़्यादा प्रभाव था, ऐसा स्टुअर्ट पिगट साहब का कहना है उनके विचार में। वहीं हंटर साहब कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। ये हंटर साहब ये भी एक इतिहासकार, इन्होंने कहा कि जो मोहनजोदड़ो का शासन काल था, जो शासन था, वह शासन राजतंत्रात्मक न होकर के, यानी कि वहाँ का राजा न होकर के जो शासन था वो जनतंत्रात्मक था, यानी कि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन वहाँ का था। मैके साहब कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था, यानी कि जनतंत्रात्मक होने के साथ ही साथ में एक प्रतिनिधि शासक होता था। प्रतिनिधि का मतलब जिस तरीके से आज चुनाव होते हैं और जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक वैसे ही मोहनजोदड़ो में होता रहा होगा, ऐसा मैके साहब का कहना है। तो कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए थे हड़प्पा या सिंधुकालीन संस्कृति के। अब बात कर लेते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था की कि जो हड़प्पा सभ्यता था इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी, यानी कि इसमें यदि सबसे छोटी इकाई की बात करें, इनकी सबसे निचले स्तर की बात करें समाज की, तो वो सबसे निचला सबसे पहला इकाई जो था वह परिवार था। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। मातृ देवी की पूजा का मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिससे जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें ज़्यादातर महिलाओं की मूर्तियाँ मिलने से ऐसा माना जाता है कि समाज मातृ देवी की पूजा करता था और समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब कि माता का वर्चस्व परिवार में था, जो माताएं कहती थी वही होता था। जिस तरीके से आज हमारा जो समाज था वो पितृसत्तात्मक बना हुआ था कि यानी कि परिवार के मुखिया के रूप में पिताजी को ही देखा जाता था। लेकिन हड़प्पा समाज में यह जो समाज था ऐसा माना जाता है कि संभवतः यह मातृसत्तात्मक रहा, यानी कि यहाँ पे माता या ऐसे कह सकते हैं कि महिलाओं की ज़्यादातर भूमिका रही है डिसीजन मेकिंग में या परिवार के मालिकाना हक में। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है नगर नियोजन दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा शवों के दफनाने के ढंग को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव सभ्यता
अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। जो इनके नगर नियोजन थे, दुर्ग थे, मकानों के आकार थे और शव यानी कि जो उनकी मुर्दे होते थे, शव होते थे, उनके दफनाने की जो ढंग था, ऐसा देख करके यह अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज यानी कि सिंधु का जो समाज था वो अनेक वर्गों में विभाजित रहा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से रहे होंगे, जैसे पुरोहित हो गया, व्यापारी हो गया, अधिकारी हो गया, शिल्पी हो गए यानी कि जो शिल्पकार थे, जिसे हम आर्किटेक्ट भी कर सकते हैं, जुलाहे यानी कि बुनकर, और श्रमिक यानी कि लेबर के रूप में समाज विभाजित रहा होगा। सैंधव समाज के लोग युद्धप्रिय कम, शांतिप्रिय अधिक थे। युद्धप्रिय कम का मतलब कि ये युद्ध को उतनी वैल्यू नहीं देते थे, शांतिप्रिय ये ज़्यादा थे। ये इस अगला इनका फैक्ट है। यदि अगले फैक्ट की बात करें तो है कि सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, यानी कि ये लोग शाकाहारी भी थे और कुछ लोग मांसाहारी भी थे। भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। यानी कि जो शाकाहारी लोग थे वो गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खरबूज, तरबूज आदि का सेवन करते थे। वहीं जो मांसाहारी लोग थे वह गाय, सुअर, बकरी का मांस, घड़ियाल, मछली और कछुए के मांस का सेवन करते थे। अगला फैक्ट है कि वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे, यानी कि जो इनके वस्त्र या कपड़े होते थे वह कपड़े दोनों प्रकार से यहाँ पे पाए गए, यानी कि सूती कपड़े भी लोग पहनते थे और ऊनी कपड़े भी पहनते थे। और आभूषण यानी कि ज्वेलरी जो थे वो महिलाएं भी पहनती थी और पुरुष भी पहनते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल यानी कि जिसे हम डाइस कहते हैं, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। यानी कि ये इंटरटेनमेंट के लिए डाइस यानी कि पासा खेलते थे, नृत्य यानी कि नाच वगैरह, शिकार करना और पशुओं की लड़ाई जैसे मुर्गे को मुर्गे में लड़ाना, भेड़े को भेड़े के साथ लड़ाना या घोड़े पे घोड़सवारी करना, इस तरीके से ये इनके प्रमुख इनके मनोरंजन के साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते। धार्मिक उत्सव का मतलब कि जो धर्म से रिलेटेड इनके उत्सव होते थे और अन्य भी जो समारोह होते थे वो सभी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। शव की अंत्येष्टि संस्कार में 3 प्रकार के शवोत्सर्ग के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जो शव होते थे या इनकी जो मृत्यु प्राप्त हो जाते थे तो उनकी जो बॉडी होती थी डेड बॉडी, उस डेड बॉडी के अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किए जाते थे। पहला होता था पूर्ण समाधिकरण, जिसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। जैसे आज भी कुछ जगह पे प्रचलित है, कुछ लोग यहाँ आज भी ये प्रथा है कि जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु प्राप्त हो जाता है तो उसे जमीन में पूरी तरीके से उसके शरीर को दफना दिया जाता है। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद में बचे हुए शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर जाता था तो मरने के बाद में उसके शरीर को बस्तियों से दूर छोड़ दिया जाता था, ताकि जो भी अन्य पशु पक्षी हैं जैसे गिद्ध हो गया, सियार हो गया या जो भी मांसाहारी जीव हैं वो उन्हें खाते थे। जब खा लेते थे तो पूरी तरीके से खाने के बाद में जो शरीर का अवशेष बचता था, जैसे हड्डियाँ बच गई या जो भी खोपड़ी बच गई, तो उसे बाद में मिट्टी में दफना दिया जाता था। इसे कहते थे आंशिक समाधिकरण। वहीं तीसरी जो प्रक्रिया थी, जो तीसरे टाइप का सिस्टम था, अंतिम संस्कार था, वो था दाह संस्कार। दाह संस्कार यानी कि जला करके, जो कि आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी यह चल रहा है कि लोगों को जला करके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और दाह संस्कार में एक दूसरा तरीका होता है कि जिसे कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त कर जाता है तो उसे नदियों में ले जा करके पानी में उसे छोड़ दिया जाता था। उसे कहते हैं दह देना। एक दाह देना होता है, एक दह देना होता है। तो दह संस्कार में पानी में ले जा करके छोड़ देते हैं, जिससे ये मान्यता है कि उसके बाद में पानी में चले जाने के बाद में मछलियाँ या अन्य जीव जो जलीय जीव हैं वो खा करके शरीर को खत्म कर देते हैं। और दाह संस्कार का तात्पर्य होता है कि बॉडी को जला करके पूरी तरीके से उसे नष्ट कर दिया जाता था। और हर एक के अपने मायने थे। जिसे पूरी तरीके से जब दफना दिया जाता था तो इसका ये मानना था कि पूरी तरीके से उसे नीचे जो ज़मीन में कीड़े मौजूद है उसे खा करके ख़त्म कर देंगे। आंशिक संस्कार में यानी कि जब आंशिक समाधिकरण होता था, यानी कि जानवरों को
खाने के लिए छोड़ दिया जाता था तो इससे माना जाता था कि जानवरों का पेट भर जाएगा। वहीं जब दाह संस्कार करते थे तो माना जाता था कि मछलियों का पेट भर जाएगा। लेकिन दाह संस्कार में ये लॉजिक था कि जो भी व्यक्ति यदि कोई बीमारी से ग्रसित था, कुछ भी था, तो उसके जलने से वो सभी उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज वगैरह, जो बीमारी वगैरह थी, वो सब नष्ट हो जाएंगी। बाकी की किसी भी जीव में, वो जीव के जरिए किसी अन्य जीव में बीमारी फैलेंगी नहीं। तो इस तरीके से इनका शव की अंत्येष्टि का 3 प्रकार या प्रमाण देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं धार्मिक जीवन की। जो सैंधववासी थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था। पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मुहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृद भांडों पर निर्मित चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचार धारा मातृ देवी, पुरुष देवता यानी कि पशुपतिनाथ जिसे मान लिया गया है, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु जल आदि की पूजा की जाती थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि धार्मिक जीवन में जो सिंधुवासी थे वो किसकी पूजा करते थे। तो यहाँ पे मातृ देवी की भी पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं, पुरुष देवता यानी कि पशुपतिनाथ के भी मिले हुए हैं, लिंग योनि के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी कि यहाँ से कुछ मृदभान या मिट्टी के कुछ इस तरीके से मूर्तियाँ वगैरह मिली हुई हैं। वृक्ष जैसे कि पीपल के वृक्ष का भी मिला हुआ है, पशु और जल आदि की भी पूजा की जाती थी, ऐसा साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले एक पुरुष की ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके सिर पर 3 सींग है, उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र एवं एक हिरण। व्याघ्र यानी कि बाघ और एक हिरण है। इसे पशुपतिनाथ माना गया है, जिसे कि शिव का रूप माना जाता है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से मार्शल जी हैं। मार्शल जी कहते हैं इन्हें आद्य शिव का रूप बताया हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से इसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। फ्रेंड्स, इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे, पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, जो उनके अक्षर थे, जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए हम इसको अनुमान के तौर पर कह सकते हैं, पूरी तरीके से इसको हम सही नहीं मान सकते। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, ऐसा संभवतः माना जाता है। दोस्त, जहाँ पे संभवतः शब्द आ जाए वहाँ पे हम मान लीजिए कि पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं है, ऐसा अनुमान लगा करके हम कह सकते हैं। क्या मिला क्या था? तो एक स्त्री की मूर्ति मिली हुई थी और मूर्ति में दिखाया गया था उसके गर्भ से, यानी कि उसके पेट से ये दिखाया गया कि एक पौधा निकल रहा है, जिसे ये माना गया कि हाँ, ये पृथ्वी देवी की प्रतिमा या मूर्ति है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मान करके इनकी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती की उर्वरा यानी कि उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो देवी हैं, इनकी पूजा लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। स्वास्तिक का चिन्ह तो आप जानते हो कि स्वास्तिक का चिन्ह कुछ इस तरीके से जो बना हुआ है, यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्रॉस का चिन्ह जिस तरीके से स्टार का चिन्ह बनता है, कुछ ऐसे इस क्रॉस के चिन्ह भी मिले हुए हैं और चक्र का भी साक्ष्य मिलता है। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था, ऐसा माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था, यानी कि इहलौकिक का मतलब कि इसी जीवन में जो कुछ भी होना है उसे इहलौकिक कहते हैं, व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता है, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग ही मूर्ति पूजा का आरंभ करते हैं, ऐसा माना जाता है। चूँकि अभी तक में जितनी भी हमने सभ्यताएं पढ़ी हुई हैं, उनमें अभी भी ये देखने को इस तरीके से नहीं मिलता है कि मूर्ति पूजा उन लोगों ने शुरू की हुई थी। तो ये इनका धार्मिक जीवन था, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन के ऊपर कुछ प्रमुख फैक्ट थे। अब बात कर लेते हैं इनके आर्थिक जीवन की, कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों एवं दक्षता समृद्ध आंतरिक तौर विदेशी व्यापार पर आधारित थी। यानी कि जो सिंधुकालीन अर्थव्यवस्था थी वह सिंचित कृषि अधिशेष पशुपालन, यानी कि सिंचाई होने वाली कृषि, यानी कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था थी, यहाँ आप देखें कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था मिलती है। तो कृषि, साथ ही साथ में पशुपालन और विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट में दक्ष यह उस समय की एक संस्कृति थी और विदेशी व्यापार पर आधारित थी, यानी कि विदेशों से भी इसका व्यापार
होता था। यदि कृषि की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बोते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। अब बात को समझिएगा कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में जो पानी होता है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को अलग अलग जगह से अपने साथ में ले आता है, और बाढ़ के साथ में जब पानी ऊपर तक चढ़ता है फिर वापस नीचे जाता है तो जो मिट्टी के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इससे जो मिट्टी वो होती है वो उपजाऊ बन जाती थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग जब बाढ़ उतर जाती यानी कि बाढ़ का पानी नदी की तरफ में चला जाता था तो उसके किनारे का जो क्षेत्र होता था वो उपजाऊ हो जाता था, और वहाँ पर ये उन मैदानी भागों में बीज को बोते थे और अब नवंबर के महीने में बीज को बोते थे और अप्रैल महीने तक में गेहूं और जौ की फसल को काट लेते थे। सिंधु सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था में कुड़ो यानी कि हल रेखा ज्ञात होता है, जिसे हम कुड़ो भी या कुण भी कहते हैं। ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। राजस्थान का मतलब कि जो हड़प्पा का एरिया था वहाँ पे कालीबंगन में या कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे हल से भी खेत जोते जाते थे, लेकिन कोई भी फावड़ा या फाल नहीं मिला हुआ है। याद रखने वाली बात है, सिंधु सभ्यता में किसी भी तरीके का कोई फावड़ा या हल नहीं मिला हुआ है। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, फसल काटने के लिए पत्थर के हंसी का प्रयोग किया जाता था, ऐसा संभवतः माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शायद ये लकड़ी के हलों का प्रयोग करते होंगे, तो लकड़ी उस समय से आज तक में यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग हो जाता है 4 साढ़े 4 हज़ार साल के आसपास में, तो लकड़ी के हल नष्ट हो गए होंगे और फसल काटने के लिए पत्थर की हंसियों का प्रयोग करते होंगे, ऐसा माना जाता है। 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई, जिसमें प्रमुख रूप से चावल जो कि गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में पाया गया है, गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि इन किस्मों की पहचान की गई है। ये इम्पोर्टेंट है। किंतु सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न या खाए जाने वाले अनाज कौन से थे, तो वो गेहूं और जौ थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा के अनाज के बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था, जिसे गोदाम या अन्नागार कहते थे। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल का प्रयोग करते थे। यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। राजस्व का मतलब कि जिस तरीके से टैक्स या कर लिया जाता है, वैसे ही किसानों से उस समय राजस्व टैक्स लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ पे मिले हुए हैं, तो चावल के साक्ष्य 1800 ईसा पूर्व में लोथल से भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही था, यानी कि कपास की बात की जाए कि सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो सिंधु सभ्यता के लोगों से ही जाता है। इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई, नाम दिया है। कहने का मतलब कि यूनान के लोगों ने कपास को सिंडोन का नाम दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, सिंध में हुई थी, तो सिंध से इसका नाम सिंडोन दिया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है पशुपालन। हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे, ये इनके प्रमुख पशु थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। कुबड़ वाला सांड इस संस्कृत में विशेष महत्व रखता है, यानी कि कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिली जिस पर गाय की आकृति खुदी हो, यानी कि गाय की कोई मूर्ति बनी हो किसी मोहर पे या किसी जगह पे, तो ऐसा कोई मूर्ति नहीं मिली। लेकिन कुबड़ वाला सांड इस संस्कृत का विशेष महत्व रखता था। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में एक संदिग्ध मूर्ति यानी कि टेराकोटा से मिलता है। ऐसा माना जाता है कहाँ वो घोड़ा रहा होगा। गुजरात के सुरकोटदा नामक स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर के जो अवशेष मिले हैं वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा काल में इसे पशु के प्रयोग का प्रचलन आम नहीं था, यानी कि घोड़े को कह सकते हैं कि इसके साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो ऐसा माना जा सकता है कि यह जो हड़प्पा काल का समय था, इस पशु यानी कि घोड़े का आम प्रचलन तो नहीं था। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, चूंकि हाथी के साक्ष्य मिले हुए तो गुजरात के जो निवासी थे वो हाथी को पालते थे, ऐसा हम मान सकते हैं।
शिल्प एवं तकनीक। सैंधव लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर के कांसा तैयार किया जाता था, किंतु हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत नहीं मिलते हैं। सिंधु के जो लोग थे वो औजार का प्रयोग करते थे अनेक प्रकार के, जिसमें कि तांबे के साथ में टिन को मिलाकर के कांसा तैयार करते थे, लेकिन हड़प्पा में कांसा का कोई औजार नहीं मिला है। अब ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो सिंधु एरिया है और ये हड़प्पा दूसरी एरिया है। पूरी सभ्यता का हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से देते हैं, लेकिन जब हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा एरिया की बात कर रहे होंगे। जब सिंधु की या सैंधव की बात करेंगे तो सिंध प्रांत या सिंध एरिया की बात कर रहे होंगे, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरो के समुदाय का प्रमुख स्थान था, यानी कि कसेरो समुदाय था, उसका प्रमुख स्थान था। ये शिल्पकार थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से टिन, अफगानिस्तान से सोना, चांदी भी संभवतः अफगानिस्तान से तांबा, रत्न और दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। देखिए, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टिन अफगानिस्तान से, सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और तांबा रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। यहाँ पे कामा लगाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन पढ़ करके इसको समझाते हैं कि तांबा जो है वो राजस्थान के खेतड़ी से, टिन अफगानिस्तान से, सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न, तांबा और जो अन्य रत्न थे वो दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी खास विशेषता थी। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। भांडों का मतलब कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपने गागर देखा होगा, मिट्टी के गागर या मटका, ठीक वैसे ये मिट्टी के बर्तन जो बनाते थे वो ज़्यादा पॉलिशदार, ज़्यादा चमकदार बनाते थे। मोहनजोदड़ो से किसी बर्तन पर लेख नहीं मिला, परंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख मिले हैं। अब देखो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो एरिया की बात करें तो वहाँ पे किसी बर्तन पर लेख नहीं मिला है, लेकिन हड़प्पा में देखते हैं तो हड़प्पा में बर्तनों पर लेख मिला हुआ है। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। ये यहाँ के कुछ खास बातें हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकी लिपि के बारे में, साथ ही साथ में लिपि के साथ में हम लोग बात करेंगे इनकी व्यापार के बारे में, व्यापार कैसा था, और इसके साथ ही साथ में देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था कैसी थी, और कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। और इसके साथ में ये जो सिंधु सभ्यता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और अगले वीडियो में सिंधु सभ्यता के बाद हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्त मैं इस तरीके की वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।